सोनल मानसिंह को 1987 की संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया। वह प्रशिक्षित नृत्यांगना है। देखिए, ये हम लोगों का सीरीज चल रहा है कि एसएससी में जो प्रश्न पूछे गए उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको देख रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखा है तो जाके देखिए, पड़ा हुआ है आपके चैनल पे। सोनल मानसिंह के 1987 में कंडित संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। देखो, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1987 में जो पुरस्कार से सम्मानित किया वह किस नृत्य की प्रशिक्षित नृत्यांगना है? तो वह जो है सोनल मानसिंह प्रशिक्षित नृत्यांगना है ओडिसी की। किसकी? ओडिसी नृत्य की प्रशिक्षित नृत्यांगना है। अब बात करते हैं बिहू। बिहू असम का एक लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का। ठीक। उसके बाद बात करते हैं कहाँ? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का नृत्य है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और मणिपुरी मणिपुर का है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सोनल मानसिंह सीधा सीधा सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है। और बिहू किस राज्य का है? असम का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी तो नाम में ही मणिपुरी है। किस प्राचीन खेल में बहादुर युवकों को भीड़ बहादुर युवक की जो भीड़ होती है उसको क्रोधित सांड का सामना करना पड़ता है? सांड, जो गाय और सांड होती है, उसी सांड का बात कर रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये किस खेल की बात कर रही है। ये देखिए, ये बात हो रही है जल्लीकट्टू की। तमिलनाडु का ये बहुत ही लोकप्रिय खेल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जान का खतरा रहता है, जिस वजह से इस पर सरकार ने क्या की थी, रोक भी लगाई थी। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा सरकार के रोक को, तो फिर से इस खेल को चालू कर दिया गया। तो जल्लीकट्टू कहाँ खेली जाती है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? याद रखिएगा, तमिलनाडु में। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, क्या नाम है इसका? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापकों में से एक है? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में से जी अजगर थे। कौन थे? जी अजगर इसके संस्थापकों में से एक थे। अब इसमें से है गोपाल गणेश अगरकर। गोपाल गणेश अगरकर ही इनका पूरा नाम है। जी अगरकर का पूरा नाम क्या है? गोपाल गणेश अगरकर। इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए दो प्रश्न एक साथ मिला दिया, ये पॉलिटी से है। ये प्रश्न है आपका कि राज्यसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आपको पता होगा कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। हम लोगों का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। और लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा के सभापति होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करता है। जैसे अभी हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं कौन है? ओम बिरला साहब सभापति हैं। ठीक। और उसके बाद राज्यसभा में जो देश की उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति और सभापति, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है, उधारकर्ता के पास मौजूद वो संपत्ति, उधारकर्ता मतलब जो उधार लेता है, मौजूद वो संपत्ति, चाहे वो संपत्ति भूमि हो, भवन हो, कुछ भी हो, क्या कहलाती है? जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने तक ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है। ये कहने का सीधा सा मतलब है कि आप ऋणदाता के पास ऐसा जो भी चीज आप ऋण खरीद रहे हैं, उधारकर्ता जो उधार ले रहा है, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ गिरवी रखता है, उसको संपार्श्विक कहते हैं। कि संपार्श्विक मॉर्गेज बोला जाता है अंग्रेजी में। कॉमर्स वालों का ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, क्या होगा? संपार्श्विक कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है, आप निम्न में से कौन एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? तो निम्न में से कौन एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? ध्रुवीय जानवर आपको पता होगा, जो ध्रुव यानी ठंडा प्रदेश चाहिए, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में पाए जाने वाले जो जानवर है। एक तो पोल है, पोल ध्रुव को क्या कहते हैं? पोल। तो पोलर भालू तो होगा ही। वैसे इसमें लीमर जो है ध्रुवीय जानवर नहीं है। कौन? लीमर। अब अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी? अब देखिए, भारत की कुल साक्षरता दर थी 74%, 74.4%, 04% है। तो 74%। अब याद रखने का ट्रिक देखिए, इससे लगभग 10% अधिक है पुरुष साक्षरता। वैसे तो लगभग 84 है, तो 82 याद रखने के लिए 84%। और 10% क्या है? कम है महिला साक्षरता। मतलब कितना? 64%। तो मतलब आपका वैसे वास्तव में 65% महिला साक्षरता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की कुल साक्षरता 74% है, लगभग 10 कम है महिला साक्षरता।
कुल साक्षरता का, और 10 अधिक है किसके, पुरुष साक्षरता। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है महिला साक्षरता कितनी है। तो भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो अभी हम देखें कि 65% है, तो 60 से 69 के बीच 65 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ ऑप्शन के अनुसार सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। अब है 2021 की जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र देश जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। देखो भारत एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाया जाता है। ठीक, उस तरह एक याद होगा आपको कि एक है डॉल्फिन जो सिर्फ भारत में पाई जाती है। कौन चीज, डॉल्फिन। ठीक, गंगा डॉल्फिन सिर्फ भारत में पाई जाती है। एक और जंतु है जो सिर्फ भारत में पाई जाती है, वो है घड़ियाल। क्या नाम है उनका, घड़ियाल। घड़ियाल जो है वो भी सिर्फ भारत में पाई जाती है। ठीक, यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई कि क्या क्या है। तो गांगेय डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाने वाला, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है गांगेय डॉल्फिन को। और उसके बाद घड़ियाल, और उसके जो है दोनों सिर्फ भारत में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का एकमात्र देश जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं वो कौन सा है, भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, क्या नाम है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये देखो ये है बांसुरी वादक। देखिए श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, हमारे कान्हा, और चौरसिया भी उनको कृष्ण जी को कहा जाता था। याद रखने के लिए बस एक ट्रिक है, वैसे ट्रिक नहीं रखिएगा, याद बकवास चीज़ होती है ट्रिक। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है, चौरसिया कहा जाता था कृष्ण जी को, और कृष्ण जी बनाते थे बांसुरी। देखिए एसएससी का एक ट्रेंड है कि वो जो है कला से लेकर, मतलब ये कौन, ये वाद्य यंत्र, चाहे वो तबला हो, बांसुरी हो, शहनाई हो, ढोलक हो, सितार हो, गिटार हो, कौन बजाता है, एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको नृत्य से ही पूछा जाता है, मतलब कला से लेकर क्वेश्चन एसएससी का फिक्स है कि वो कला से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, याद रखिएगा। तो कला वाला टॉपिक जहां भी मिले एसएससी तैयारी करने वाले उनको बढ़िया से चाट जाइए, रट जाइए। आप पेपर पे लिख के अपने बिस्तर पे चिपका लीजिए, मोबाइल के स्क्रीन पर रखिए, लेकिन कला वाला आपको याद रखना होगा। अगला है डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष की बात करें, अगर सिर्फ पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो उनका नाम होगा एनी बेसेंट मैम का। क्या नाम है इनका, एनी बेसेंट। आयरिश थी, मतलब आयरलैंड की थी, बाद में भारतीय बन गई है। ठीक है, एनी बेसेंट मैम जो है प्रथम जो है महिला थी, ये भारतीय नहीं बनी, भारतीय नागरिकता नहीं ली थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला जो क्या बनी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। लेकिन अगर ये पूछे आपसे कि भारत की कौन सी महिला थी, प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, वो सरोजिनी नायडू थी। लेकिन इसमें एक और प्रश्न बनता है कि कौन सी महिला अध्यक्ष जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनी, कार्यवाहक अध्यक्ष मतलब टेम्पररी अध्यक्ष कौन बनी थी, तो उनका नाम था नलिनी सेन गुप्ता। तो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से आया कि प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू, और प्रथम कार्यवाहक महिला अध्यक्ष कौन बताया आपको, नलिनी सेन गुप्ता। अगला 86 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि संसद का सत्र किससे शुरू होता है। देखिए संसद में काम है कानून बनाना, प्रश्न पूछना, जवाब देना। तो सबसे पहला काम कहाँ से क्या हो जाता है, प्रश्नकाल। संसद का सत्र शुरू होता है कहाँ से, प्रश्नकाल से शुरू होती है। अगला प्रश्न है ये देखिए शून्यकाल। शून्यकाल जो है ना भारत का ये देन है। शून्यकाल भारत में ही शुरुआत हुई, भारत के संसद में ही। उसके बाद जो है मतलब स्टार्ट शून्यकाल का कहाँ किया गया, भारत में किया गया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, जब संसद सत्र चल रही होती है उसी बीच अचानक किसी विषय पर संसद का ध्यान आकर्षण करवाया जाए ताकि कोई जरूरी विषय आ गई। मान लीजिए संसद का सत्र चल रहा है, उसी समय उत्तराखंड में जो है बादल फट गई और बाढ़ आ गई, तो उस समय अचानक से संसद का सत्र का ध्यान को अपनी ओर लाने के लिए, इस विषय की ओर लाने के लिए एक प्रस्ताव लाई जाती है जिसका नाम है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अगला प्रश्न है एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक किसके मात्रक हैं। तो देखिए ये सब लंबाई के मात्रक है। लंबाई के सबसे बड़ा मात्रक पारसेक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसको खगोलीय इकाई भी कह सकते हैं। खगोलीय इकाई अलग है और ये दोनों लंबाई के मात्रक हैं। ठीक, अब जो है प्रकाश वर्ष, नाम देखिएगा ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष नाम है क्या इसका, प्रकाश और नाम है वर्ष।
लेकिन ये इकाई है किसकी, दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पारसेक हो, प्रकाश वर्ष हो या खगोलीय इकाई हो, ये शब्द किसको मापने के लिए है, दूरी को मापने के लिए है। अब यहाँ पर देखिए आयतन, आयतन का ऐसा ही मात्रक आप जानते होंगे क्या होगा, आपका मीटर क्यूब होता है। ठीक, अब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपको पता है एम्पियर, द्रव्यमान का केजी होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक मंजूरी देने क्या को यानी विस्तार की मंजूरी दी है। देखिए गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसका विस्तार किया गया है आपका प्रधानमंत्री के कैबिनेट द्वारा। इसका यानी सितंबर 2022 तक, कब, सितंबर 2022 तक। हम बताने ये चाह रहे थे अभी कि देखिए एक क्वेश्चन पक्का फिक्स रहता है सरकारी योजनाओं से, केंद्र सरकार की। तो एक क्वेश्चन अगर आप देखें तो मिला जुला के 20-25 को योजना चलती है सरकार की। तो किसी भी करंट अफेयर्स का किताब खरीदोगे तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, एक योजना को अलग किया हुआ एक पेज मिल जाएगा। उस पेज को याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन तो फिक्स है। एसएससी में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है सरकारी योजना से, 2 से 3 क्वेश्चन आपको कला से पूछा जाता है, नृत्य और संगीत को लेकर। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला है बीआरओ की स्थापना कब की गई। बीआरओ मतलब सीमा सड़क संगठन। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना देखो, इसकी स्थापना की गई 1960 ईस्वी में। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई, 1960 ईस्वी में। और यह जो है सीमावर्ती, जैसे देश का सीमा, मान लीजिए कि म्यांमार से सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश का, अगर सीमा पर रोड बनानी है, बॉर्डर पर रोड बनानी है, तो उसको कौन बनाएगा, बीआरओ बनाएगा। कौन बनाएगा, बीआरओ। और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है, याद रखिएगा। कौन सा मंत्रालय के अधीन है बीआरओ, सीमा सड़क संगठन, रक्षा मंत्रालय के अधीन है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई 1960 के अंत में। ये किस मंत्रालय के अधीन है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है, और बॉर्डर के पास सड़क बनाने का कार्य करता है। बाकी और जो सड़क बनता है आपको पता होगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नहाई बनाता है। कौन बनाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जबकि बॉर्डर पर का सड़क कौन बनाता है, बीआरओ, सीमा सड़क संगठन बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2022 के चुनाव के बाद, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि 2022 के राज्य चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने। तो 2022 में जब हुआ तो भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी के क्या बने, चुने गए और ये बने पंजाब के मुख्यमंत्री। कौन, भगवंत मान। ठीक है, चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, बौद्ध स्तूपों की संरचना में कौन सा हिस्सा नहीं है। देखिए बौद्ध स्तूपों में जब संरचना की बात करें तो अब देखिए ये मेंस का भी एक क्वेश्चन बनता है यूपीएससी और बीपीएससी में कि बौद्ध अगर स्तूप देखें तो इस तरह की संरचना होती है बौद्ध स्तूप का। गौर से देखिए आप। ठीक, इस पे ये होता है ऐसे ऐसे, इस पर छत्रक बनी होती है, तो इसको कहा जाता है अंड। क्या कहा जाता है, अंड। ठीक, और उसके बाद ये वाला जो है इसको कहा जाता है आपका हर्मिका। ठीक, क्या कहा जाता है, हर्मिका। और इसको कहा जाता है, ये जो छोटा छोटा है, छत्रक। तो इसमें देखिए अंड आ गया, हर्मिका आ गया, छत्रक आ गया। तो क्या नहीं है इसका बौद्ध स्तूप की संरचना में, तो गोपुरम नहीं है। तो आपको समझ में आ गई होगी क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका गोपुरम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्या होगा, गोपुरम। अब निम्न में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है। अब देखिए भूमि सीमा मतलब आपका जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपको पता होगा श्रीलंका समुद्र से जुड़ा हुआ है, बाकी चीन अरुणाचल प्रदेश से जमीन से छूता ही है, बांग्लादेश भी छूता है आपका, अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा वगैरह को, मिजोरम को छूता है। अब बाकी बात है म्यांमार का, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर को छूता है म्यांमार। तो कौन सा जो है क्या बोल रहा है कि भूमि के साथ सीमा नहीं बनाती है, तो श्रीलंका भूमि के साथ सीमा नहीं बनाती है। अब चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका नाम है सर सैयद अहमद खां। इससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी इसने। कौन सी, साइंटिफिक, याद रखिएगा आप लोग, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसी ने मोहम्मडन एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की। अब है कुचिपुड़ी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य। आपको बोले ना 3 4 4 5वां क्वेश्चन ये आ गया आपका नृत्य संगीत से लेकर। तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा, कुचिपुड़ी को याद रखिएगा, पूरी, और यहाँ से याद रखिएगा आधी पूरी, आधी
पुरी क्या है, आधी है, पुरी आधी है, आधी से बन जाएगा आंध्र प्रदेश और पुरी से कुचिपुड़ी। तो आपको याद, अब पूरी तरह से याद हो गया होगा कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अब अगला 95 नंबर क्वेश्चन है कि अन्ना केरेन्ना के लेखक कौन है। क्या बोल रहे हैं, अन्ना केरेन्ना के लेखक कौन है। तो अन्ना केरेन्ना के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। कौन लिखे हैं इसके, लियो टॉल्स्टॉय सर जो है, आप नाम सुने होंगे, लियो टॉल्स्टॉय जो है वो अन्ना केरेन्ना के लेखक है। लियो टॉल्स्टॉय की और भी बहुत सारे प्रसिद्ध पुस्तक अगर हम देखें तो वार एंड पीस का नाम आप सुने होंगे। क्या, वार एंड पीस, वार एंड पीस मतलब झगड़ा और शांति वगैरह पर जो लेखक लिखे हैं, ये लियो टॉल्स्टॉय सर लिखे हैं। उसके बाद अगर बात करें जॉर्ज इलियट साहब का, तो आप ग्रेट पोएम बुक ऑफ मिस्टीरियस कैट के लेखक इलियट साहब हैं। अब है 96 नंबर क्वेश्चन, आईपीएल की शुरुआत कब की गई। तो आईपीएल की शुरुआत की गई है 2008 ईस्वी में। आपको याद होना चाहिए कि आईपीएल की शुरुआत कब की गई, 2008 में। और आईपीएल जब 2008 में इसकी शुरुआत की गई, उस समय जो है जीता था कौन था, राजस्थान रॉयल्स। कौन जीता था, राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल को पहली ही बार जब 2008 में शुरुआत हुई आईपीएल की, तो उस समय उसके विजेता कौन थे, राजस्थान रॉयल्स थे। तो आप लोग बताएंगे 2022 वाले विजेता कौन है आईपीएल के, कमेंट करके कि आईपीएल में 2022 के विजेता कौन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आईपीएल की शुरुआत 2008 में और कौन जीता था, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये हिस्ट्री से प्रश्न है कि 1556 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर कब्जा किया, वो कौन सा युद्ध था। तो पानीपत का युद्ध था। 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध, पानीपत का युद्ध। ठीक, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ठीक, उसी में इन्होंने जो है जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में। ठीक, तो अब लोग याद रखिएगा कि 1526 ईस्वी में दिल्ली के बाबर सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। किस युद्ध में हराया था, तो पानीपत की लड़ाई में हराया था 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोषांग को, कोशिका अंग को, मतलब कोशिका के अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है। आपको पता होगा आत्मघाती थैली मतलब सुसाइड बैग किसको कहा जाता है, लयन काय, जिसको लाइसोसोम भी कहते हैं। आप सोचिए अगर नहीं लिखा होता लाइसोसोम तो आपको पता भी नहीं चलता किसको कहते हैं। तो इसका लाइसोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, लयन काय कहते हैं। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, ये रिक्तिका। रिक्तिका मतलब खाली जगह जो कोशिका के अंदर होती है उसको रिक्तिका कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है और जबकि पादप कोशिका जो होती है उसमें रिक्तिका बड़ी होती है। जंतु कोशिका गोलाकार होता है और पादप कोशिका चतुर्भुजाकार होता है। अब बात करते हैं सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। याद रखिएगा नाम आप लोग, सूत्रकणिका। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस, ऊर्जा गृह, जो कोशिका का क्या बनाता है, भोजन बनाने का काम करता है। और राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। तो आपको चारों ऑप्शन समझ आ गया। लयन, तो इसका आंसर क्या होगा कि इस आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अंतिम प्रश्नों की ओर। और अंतिम प्रश्न से पहले जो एक प्रश्न है हम लोगों का, फिर से यहाँ देख लीजिए, फिर से वही नृत्य और संगीत। मैंने कहा ना कि अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, नृत्य संगीत पर आप क्या रखिए, ध्यान बनाए रखिए, आपको जो है पक्का इस पे क्या हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स जी के बाद तैयारी कर पाएंगे। है शिल्पग्राम में आयोजित भारत में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है। देखो शिल्पग्राम में जो ये सांस्कृतिक महोत्सव होता है वो होता है ताज महोत्सव। क्या होता है, ताज महोत्सव होता है। कहाँ पर, शिल्पग्राम में। आपको पता होगा कि शिल्पग्राम में फरवरी महीने में 10 दिनों का आगरा में ताज महोत्सव होता है, शिल्पग्राम आगरा में। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मामलापुरा नृत्य महोत्सव, जो 1 नंबर ऑप्शन में है। ये आपका दिसंबर या जनवरी के महीने में होता है। इसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम जैसे कलाकारों द्वारा की जाती है। अब अगला प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है हम लोगों का 100 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए, और आपका जितने भी दोस्त हैं, ग्रुप हैं फोन में, सब में इसके लिंक को जरूर भेजिए। ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज की शुरुआत की गई है। जो प्रश्न पूछा गया
आप लोगों को पता भी होगा कि जो प्रश्न पूछा जा चुका है उसी से उसके आसपास से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम लोग एक नए सीरीज के तौर पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अमीबा कूटपात जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, अमीबा आपको पता होगा कि निश्चित आकार नहीं होती है और कूटपात की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। यह कथन बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा किया जाता है? कूटपात के द्वारा किया जाता है। अगला, अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। यह भी सही है क्योंकि इसकी आकार निश्चित नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ही सही है। ए नंबर 1 और दोनों सही है, क्योंकि यहाँ क्या पूछा जा रहा है? कौन सा कथन सही है? ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो धन्यवाद देखने के लिए। शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाए।